नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय भावनवास। इस व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले व्याख्यानों में हमने महान राजनीतिक विचारक हॉब्स के बारे में पढ़ा, आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के अंतर्गत प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक के अंतर्गत चलने वाले महान विचारक जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेट ब्रिटेन के महानतम क्रमबद्ध राजनीतिक दार्शनिक एवं निरंकुशतावादी विचारकों की श्रृंखला में एक दृढ़तम समर्थक थॉमस हॉब्स में हम जॉन लॉक पर आते हैं, जो 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड का एक दूसरे महान विचारक था, जिसने राजनीतिक विचार हॉब्स के बहुत विपरीत हैं। यद्यपि लॉक के ग्रंथ ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में वह क्रमबद्धता नहीं है जो हॉब्स के लेवियातन में है, और परिकल्पनात्मक तर्क के ऊपर एक कृति के रूप में उसने बहुत बड़े दोष हैं, किंतु ऐतिहासिक महत्व के दृष्टिकोण से और व्यावहारिक सिद्धांत के रूप में यह लेवियातन से बहुत श्रेष्ठ है। लेवियातन तत्कालीन नीति से बहुत दूर था और असामाजिक था। समस्त पक्षों को उससे आघात पहुंचा और कोई भी उससे प्रसन्न नहीं था। इसके विपरीत लॉक का ट्रीटाइज युग की आत्मा को प्रतिबिंबित करता था। उसने सन 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो कि उसके प्रकाशन से 1 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। वाहन के शब्दों में, वह अपने प्रकाशन के कम से कम 2 पीढ़ियों के बाद तक इंग्लैंड और फ्रांस में स्वतंत्रता की बाइबिल बनी रही। इसने अमेरिका के क्रांतिकारियों के लिए भी औचित्य प्रस्तुत किया। केवल राजनीतिक विचार और कर्म के क्षेत्र में ही लॉक के सिद्धांतों ने यूरोप और अमेरिका के लोगों को प्रेरित नहीं किया, बल्कि दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र के क्षेत्रों में भी उसने ऐसी विचार रेखाएं निर्धारित की जिनका अनुसरण उसके बाद बहुत से लोगों ने किया। अब हम लॉक के प्रारंभिक जीवन के सामान्य परिचय के रूप में कुछ जानते हैं। लॉक के राजनीतिक विचारों को समुचित रूप से समझने के लिए उसके समय तत्कालीन परिस्थितियों का ज्ञान आवश्यक है। उसका जन्म 1632 ईस्वी में रिंगटन नामक स्थान पर हुआ। उसके पिता एक साधारण स्थिति के जमींदार और प्रारंभिक अभिकर्ता थे। वे प्यूरिन थे और आंग्ल गृह युद्ध, जो कि 1641 से 47 तक चला था, उसमें इंग्लैंड की सेना की ओर से लड़े थे। पिता और पुत्र के संबंध आदर्श थे। अब उसकी स्थिति को जानने से पहले हम जानेंगे कि जब लॉक का जन्म 1632 में हुआ, जब हॉब्स की आयु 43 वर्ष थी, और लॉक का देहांत 1704 में हुआ। इस प्रकार से वह हॉब्स का कुछ पीछे का समकालीन है। उसने सन 1660 में चार्ल्स द्वितीय को पुनः प्रतिष्ठित होते हुए और सन 1688 में रक्तहीन क्रांति को, जिसका कि वह सिद्धांतवेत्ता बना, अपनी आंखों से देखा। उच्च शिक्षा के लिए लॉक को ऑक्सफोर्ड भेजा गया। उस स्थान के संकीर्ण अनुशासन और औपचारिक अध्ययन के लिए उसके उत्साह को मंद कर दिया, और एक विद्यार्थी के रूप में विशिष्टता प्राप्त करने का उसने कोई प्रयास नहीं किया। एमए की उपाधि प्राप्त कर लेने पर उसे ऑक्सफोर्ड में एक शिक्षक नियुक्त कर दिया गया, परंतु शिक्षण कार्य में उसके लिए रुचिकर सिद्ध न हुआ और उसने उसका परित्याग करके चिकित्सा विज्ञान सीखना प्रारंभ कर दिया। वह सुविख्यात चिकित्सक से 2 वर्ष तक प्रशिक्षण लेने के बाद उसने डॉक्टरी करना प्रारंभ कर दी, और इस नाते उसका संबंध एस्ले से हो गया, जो कि आगे चलकर सेप्टशवरी का प्रथम अर्ल बना, और 15 वर्ष तक वह उसका निजी डॉक्टर था तथा विश्वास पात्र सचिव रहा। यद्यपि शुरू में एस्ले राजतंत्र का समर्थक था, किंतु बाद में वह संसदीय पक्ष में जा मिला, क्योंकि उसे लगा कि राजा को प्रोटेस्टेंटवाद से सहानुभूति न थी। विद्रोही सेनाओं का उसे फील्ड मार्शल बना दिया गया, परंतु क्रामवेल का समर्थक भी वह बहुत दिन तक न रह सका। उसने उसके विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और उसके प्रभाव में सक्रिय भाग लिया। चार्ल्स द्वितीय के पुनर्प्रतिष्ठा में एस्ले का प्रमुख हाथ था, जिसे चार्ल्स ने अपना लॉर्ड चांसलर नियुक्त किया। लॉर्ड चांसलर का विश्वास पात्र सचिव होने के नाते
लॉक का राजनीति और विज्ञान और विद्या के क्षेत्र में तत्कालीन महान व्यक्तियों से संपर्क हुआ और वह राजनीतिक मामलों में उसे एक आंतरिक झांकी मिली जो हॉब्स को कभी प्राप्त नहीं हुई। परंतु सेफ्ट-सेवरी रोमन कैथोलिकों का पक्ष लेने की राजा की प्रवृत्ति का निरंतर विरोध करता था, इसलिए वह राजा का कोपभाजन हो गया और उसे पदच्युत कर दिया गया। अपने स्वामी के साथ लॉक का भी पद छूट गया और वह अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए फ्रांस चला गया, किंतु कुछ वर्षों के उपरांत राजा ने सेफ्ट-सेवरी को उसके पद पर फिर से प्रतिष्ठित कर दिया और लॉक भी उसके साथ वापस इंग्लैंड लौट आया। उसने भी अपना पुराना स्थान फिर से ग्रहण कर लिया, परंतु वह बहुत दिन तक नहीं चला। 2 वर्ष बाद सेफ्ट-सेवरी चार्ल्स द्वितीय के स्थान पर एक प्रोटेस्टेंट राजा को सिंहासन रूढ़ करने के षड्यंत्र में फंस गया। उसे पकड़ लिया गया, उसके ऊपर राजद्रोह का अभियोग चलाया गया। यद्यपि उसे मुक्त कर दिया गया, परंतु उसे देश छोड़ना पड़ा। लॉक ने स्वयं अपने जीवन के लिए खतरा अनुभव लिया और वह सुरक्षा की खोज में हॉलैंड चला गया। हॉलैंड में देश निर्वासन की स्थिति में रहते हुए इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का शासन समाप्त करने के प्रयास में लॉक ने हॉलैंड में एक अन्य राजनीतिक निर्वासितों से संबंध स्थापित किए और विलियम ऑफ ऑरेंज से परिचय प्राप्त किया। जब सन 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति हुई और राजा जेम्स द्वितीय के भाग जाने पर विलियम ऑफ ऑरेंज को ब्रिटिश सिंहासन ग्रहण करने का निमंत्रण दिया गया, तो लॉक भी इंग्लैंड वापस आया और उसने कमिश्नर ऑफ अपील्स का पद स्वीकार किया। अस्वस्थ होने के कारण 1700 ईस्वी में उसने इस पद से त्यागपत्र दे दिया और 1704 ईस्वी में उसका शरीरांत हो गया। लॉक के इस जीवन के संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया है कि उसका प्रथम भाग महान राजनीतिक उथल पुथल से गुजरा, जिसकी निसंदेह बड़ी गहरी छाप उसके चिंतन पर पड़ी और हो सकता है कि अपने प्रारंभिक अनुभवों के कारण उसे हिंसा व उग्रवाद से इतनी अरुचि हो गई थी। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक अन्य परिस्थिति का भी लॉक के चिंतन पर भारी प्रभाव पड़ा। यूरोप में एक नवीन बौद्धिक वातावरण छा रहा था। सुधार आंदोलन और धार्मिक युद्धों में संकटग्रस्त समय की धार्मिक और राजनीतिक कट्टरता कम हो गई थी। 1500 से लेकर 1600 ईस्वी तक के काल में भावुकता, परस्पर विरोधी, प्रतिद्वंदी धर्म शक्तियों से भरा हुआ था। नवीन युग में सहिष्णुता की तान छेड़ी और पुराने युग का राजनीतिक विचार इस मान्यता से आरंभ होता था कि मनुष्य स्वभावतः बुरा और दुष्ट है। नवीन युग में आशावाद की झलक आई और उसका सूत्रपात मानव स्वभाव की अच्छाई के विश्वास के साथ हुआ। मैकियावेली से लेकर हॉब्स तक राजनीतिक चिंतन के मूल में मानव स्वभाव संबंधी जो मान्यताएं थी वे लॉक के समय में बदल चुकी थी। मूलभूत मान्यताओं में इस परिवर्तन के कारण लॉक पूर्ण रूप से एक आधुनिक विचारक हो उठा था। यह बात भी स्मरणीय है कि लॉक की लगभग समस्त कृतियां अपनी आयु के 50 वर्ष की हो जाने के उपरांत प्रकाशित हुई। हॉलैंड से लौटने पर ही लॉक सर्वप्रथम एक लेखक के रूप में प्रकट हुआ। उसका प्रथम लेख लेटर ऑन टेररिज्म सन 1686 में प्रकाशित हुआ। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1690 में, दूसरा लेटर ऑन टॉलरेशन सन 1690 में, तीसरा सन 1692 में और चौथा उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए। उसके मुख्य राजनीतिक लेख थे ये। उसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसके कारण आधुनिक दर्शन का द्वितीय जनक कहा जाता है, वो है शासन पर 2 निबंध। यह रचना लॉक की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। पहले निबंध में लॉक ने फिल्मर द्वारा प्रतिपादित राजा के दैवीय अधिकारों का खंडन किया है, जिसके लिए वो एक उदारवादी और व्यक्तिवादी के रूप में जाना जाता है और राज्य को एक कृत्रिम संस्था बनाना चाहता है। दूसरे निबंध में वो राजा के निरंकुशतावाद का विरोध करता है और इस ग्रंथ में लॉक ने निरंकुशतावाद का विरोध और 1688 की रक्तहीन क्रांति के बाद इंग्लैंड के सिंहासन पर राजा विलियम के सत्तारूढ़ होने का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया है। इसी को देखते हुए महान विचारक वॉहन ने लॉक की इस रचना को 2 नाली बंदूक की संज्ञा दी है, जिसकी एक नली फिल्मर द्वारा लिखित पैट्रियॉर्क में प्रतिपादित राजा के दैवीय अधिकारों का खंडन करती है और दूसरी नली हॉब्स के लिखे हुए लेवियाथन के द्वारा प्रतिपादित निरंकुश राजा के संप्रभुता का विरोध करती है। ये दोनों में शक्ति संतुलन स्थापित करता है। एक दैवीय अधिकारों का खंडन करने के साथ साथ
निरंकुशतावादी संप्रभुता का भी खंडन करता है। लॉक का दूसरा निबंध राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सरकार के मूल प्रश्नों को उठाया गया तथा राजसत्ता व कानूनों के औचित्य को सिद्ध करके बताया गया कि राज्य की आज्ञा का पालन क्यों अनिवार्य है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीटर ने कहा कि यह पुस्तक 1683 में लिखी गई, लेकिन स्टुअर्ट सम्राटों के दंड के वैसे प्रकाशित नहीं हुई और यह 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के सैद्धांतिक आधार प्रदान करती है। लॉक ने स्वयं इस ग्रंथ के प्राकथन में लिखा है कि यह पुस्तक विलियम ऑफ ऑरेंज के सत्तारूढ़ होने का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास करती है। इस प्रकार हमने आज के इस व्याख्यान में उसके जीवन परिचय के बारे में सामान्य रूप से जाना और उसकी महत्वपूर्ण रचनाओं और सबसे महत्वपूर्ण रचना शासन पर 2 निबंध के बारे में जाना। धन्यवाद।